लॉ ऑफ डिमांड। एंड आई डोंट थिंक कि इस टॉपिक में आपको ऐसा कोई बहुत बड़ा चैलेंज आएगा, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस वाला फैक्टर आपने पढ़ लिया। तो लॉ ऑफ डिमांड सिंपली स्टेट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन इसमें प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स डिमांड। तो प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशनशिप शो करने के लिए एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं जिसे स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ डिमांड, जो कि ऑलरेडी आप जानते हैं, हम काफी बार पहले क्लास से ही डिस्कस करते आ रहे हैं। बहुत सिंपल कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या करेगी, फॉल करेगी, और उसका प्राइस कम होगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या करेगी, राइज करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, प्राइस इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांड फॉल करेगी, प्राइस डिक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांड राइज करेगी। इसी को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। तो अदर फैक्टर्स कीपिंग कांस्टेंट, यहाँ पे ये बहुत जरूरी है देखो कि अदर फैक्टर्स को हमें कांस्टेंट रखना है। क्यों? ये टर्म सेट्रस पैरिबस होपफुली आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मार्क कर ले, 1 मार्क का क्वेश्चन में आ सकता है। ऊपर लिख देंगे कि सेट्रस पैरिबस इन इकोनॉमिक्स मींस व्हाट। सेट्रस पैरिबस का मतलब स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स में क्या होता है, अदर फैक्टर्स कीपिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स कीपिंग कांस्टेंट। अब ये अदर थिंग्स कौन सी होती हैं, जिन दो वेरिएबल की बात में भी आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, डिमांड से नहीं। जब भी किसी भी कॉन्सेप्ट में आपके पास सेट्रस पेरिबस लिखा हुआ है तो वहां पे कहना वो चाहता है कि जिन दो वेरिएबल की बात हो रही है उन दो को छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट कर दो, जिन भी दो की बात हो रही है। तो लॉ ऑफ डिमांड में हम कौन से दो वेरिएबल पढ़ रहे हैं, प्राइस और डिमांड। तो प्राइस और डिमांड को छोड़ के बाकी जितने भी वेरिएबल हैं वो सारे क्या हो जाएंगे आपके लिए, कांस्टेंट हो जाएंगे। सो दैट इज द आइडिया। चलो, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो बहुत इजी है समझना। हमें मेन जो समझना है वो क्या करना है कि लॉ ऑफ डिमांड के रीजंस क्या है। तो रीजंस बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड, सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट्स जो हमें दे रखा है वो क्या है, लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से आपका लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है। मतलब कि प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम होती है, सब जानते हैं। बीइंग एन इकोनॉमिक स्टूडेंट आपको रीजन पता होना चाहिए कि क्या है। तो पहला रीजन क्या है, डीएमयू। अब डीएमयू रीजन कैसे है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ के देखना। अज्यूमिंग दैट कि आप लोगों को डीएमयू का ग्राफ याद होगा, राइट, हमने पढ़ा था, याद करें प्लीज, कि जैसे जैसे किसी चीज की कंजम्पशन को आप बढ़ाते जाते हो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती जाती है, कम। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने यहां पे लिखा जो क्वांटिटी मैं क्या कर रहा हूं, बाय कर रहा हूं, यहां पे लिखा मैंने प्राइस। सेम यहां पे मैंने लिखा जो क्वांटिटी वही बाय या कंज्यूम कर रहा हूं, यहां लिखा मैंने एमयू। मान लो कि आपने कोई भी गुड लिया है ना, उस गुड को आपने x यूनिट कंज्यूम किया और आपको यू ए यूटिलिटी मिली। ठीक है, आपने कितनी यूनिट कंज्यूम की, OX यूनिट कंज्यूम करी और आपको इतनी यूटिलिटी मिली। भाई अगर आपने OX यूनिट को कंज्यूम किया है तो OX यूनिट को खरीदने के लिए आपने कुछ प्राइस भी तो दिया होगा, बिना प्राइस के तो वो चीज मिलेगी नहीं आपको। ठीक है, तो अब ये मान लेते हैं कि आपने उस चीज को लेने के लिए OPA प्राइस को मार्केट में पे किया। होपफुली यहां तक की बात आप लोगों को स्टूडेंट्स क्लियर हो गई होगी कि OX यूनिट आपने कंज्यूम करी, उस OX यूनिट को कंज्यूम करने पर आपको OUA यूटिलिटी मिली जिसके लिए आपने OPA प्राइस पे किया। चलो, एज पर लॉ ऑफ डीएमयू अगर कंज्यूमर अपनी यूनिट्स को बढ़ाएगा कि भाई मेरे को तो और ज्यादा यूनिट कंज्यूम करनी है, तो जब वो और ज्यादा यूनिट कंज्यूम करेगा तो उसकी यूटिलिटी क्या करेगी, फॉल, डीएमयू के हिसाब से। तो मान लेते हैं अब उसकी यूटिलिटी आ रही है OUB। भाई कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम याद करो, इक्विलिब्रियम तब होता है जब मेरे को जितनी यूटिलिटी मिलती है मैं उसके अकॉर्डिंग प्राइस पे करूं, है ना। यही था ना कि Px इक्वल टू MUX होना चाहिए, तभी कंज्यूमर इज सेट टू बी इन द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अगर यहां पे कंज्यूमर की यूटिलिटी फॉल कर रही है तो जाहिर सी बात है टू अटेन इक्विलिब्रियम वो सेम प्राइस तो पे नहीं करना चाहेगा, वो क्या करना चाहेगा, कम प्राइस। तो मतलब OX1 यूनिट के लिए कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर
कम प्राइस पे करना चाहेगा, राइट। तो मतलब उसकी यूटिलिटी कम हो गई तो उसने कहा ठीक है कि यूटिलिटी कम कर रहे हो तो प्राइस भी कम कर दो, तभी तो मैं इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन कर पाऊंगा। अब फर्दर मान लो कि फर्दर उसने एक और यूनिट को कंज्यूम किया, है ना, तो उसको और कम यूटिलिटी मिली, और अगर उसको और कम मिलेगी तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो और कम प्राइस पे करना चाहेगा। तो जैसे जैसे उसकी यूटिलिटी कम होती जा रही है वो अपने आप को इक्विलिब्रियम पे मेंटेन करने के लिए प्राइसेस भी क्या करता जाएगा, कम पे करता जाएगा। तो ये जो आपका डीएमयू बना उसी की वजह से आपका डिमांड कर्व क्या बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट होता है तो इसकी वजह से ही क्या होता है स्टूडेंट, आपका डिमांड कर्व भी क्या बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। होपफुली पहला रीजन आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों डिमांड और प्राइस में, प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता है। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट रीजन। चलो ये तो वही है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। एक सेकेंड स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है, एक बार पहले यहां से लो स्क्रीनशॉट। डन डन, अरे डन। देखो ये डेरिवेशन है इसकी इंडिफरेंस कर्व के थ्रू, उसको छोड़ दो, वो अपने काम का नहीं है फिलहाल, ये भी नहीं। अब नेक्स्ट रीजन पे मूव कर लेते हैं हम, क्योंकि इसमें नेक्स्ट रीजन जगह खाली ये जी। चलो अब नेक्स्ट रीजन पे आते हैं, एक सेकेंड देना मुझे बस। तो पहला पॉइंट हमने जो स्टूडेंट्स पढ़ा वो क्या पढ़ा, लॉ ऑफ डीएमयू। दूसरा पॉइंट हमारे पास रीजंस टू लॉ ऑफ डिमांड में है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट को इकोनॉमिक्स में दो तरीके से देखा जाता है। अब जनरली होता क्या है कि लोगों को ऐसा लगता है कि इनकम की बात हो रही है तो यहाँ पे वो बात करेगा सीधा कि भाई तुम्हारी इनकम 10 रुपए थी, 10 से बढ़ के 15 हो गई, या तुम्हारी इनकम 10 थी, 10 से कम होकर 8 होगी। बट ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में इनकम इफेक्ट को दो तरीके से देखते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स कहता है आप इनकम को दो तरीके से देखो। एक आप उसे देखो रियल इनकम की फॉर्म में, और एक आप उसे देखो नॉमिनल इनकम की फॉर्म में। ठीक है, कौन कौन से तरीके से देखना है इकोनॉमिक्स में इनकम को स्टूडेंट्स, दो तरीके से, रियल इनकम, नॉमिनल इनकम। रियल इनकम का मतलब स्टूडेंट्स होता है कि तुम्हारे पास जितना भी मनी है उससे मैटर नहीं करता, आप इस मनी से कितनी यूनिट्स बाय कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, दैट इज योर रियल इनकम, मींस योर परचेजिंग पावर। मतलब मेरे पास 10 रुपए है और मैं सेंटर फ्रेश की बात करता हूं, सेंटर फ्रेश 1 रुपए की आती है, तो मेरी रियल इनकम कितनी हुई, 10 यूनिट। या फिर मैं एक चॉकलेट की बात करता हूं, 5 रुपए की एक चॉकलेट आती है, 10 रुपए मेरी इनकम है, 5 रुपए की एक चॉकलेट आती है, तो मेरी रियल इनकम उस चॉकलेट के लिए कितनी हुई, 2 यूनिट्स। तो रियल इनकम का मतलब होता है कि जब भी आप इनकम को मेजर करते हो किसके टर्म्स में, जिस यूनिट्स को, जिस कमोडिटी की यूनिट्स को बाय करने जा रहे हो उसके टर्म्स में। वेल नॉमिनल इनकम का मतलब वही है कि मेरे पास कितने रुपए हैं, 10 रुपए, तो मेरे पास करेंसी कितनी है, करेंसी नोट्स कितने हैं, दैट इज माय नॉमिनल इनकम। लेकिन उस करेंसी नोट से मैं पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी यूनिट बाय कर सकता हूं, वो उस पर्टिकुलर केस की, उस यूनिट की, उस कमोडिटी की क्या बन जाती है, रियल इनकम। तो यहां पे दो चीजें आ गई। अब नॉमिनल इनकम कैसे अफेक्ट होगी, वो तो डायरेक्टली इससे अफेक्ट हो जाएगी। 10 रुपए थे, सैलरी बढ़ गई, 12 रुपए आ रही है, नॉमिनल इनकम बढ़ गई। 10 रुपए थे, सैलरी कम हो गई, 8 रुपए आ रही है, तो नॉमिनल इनकम कम हो गई। तो नॉमिनल इनकम तो रियल में आपकी इनकम का बढ़ना या रियल में आपकी इनकम का कम होना होगा, लेकिन आपकी जो रियल इनकम है स्टूडेंट, वो कैसे अफेक्ट हो रही है, वो अफेक्ट हो रही है प्राइस से। कैसे, अगर प्राइसेस बढ़ गए, वो 5 रुपए की चॉकलेट बढ़ के 7 रुपए हो गई, तो अब 10 रुपए की इनकम पे मैं ऑटोमेटिकली बिना कुछ करे एक ही ले पाऊंगा, क्योंकि प्राइसेस जो है बढ़ गए। लेकिन अगर वही वो 5 रुपए की चॉकलेट कम होकर 2.5 रुपए की हो गई, तो अब मैं 10 रुपए में कितनी ले पाऊंगा, 4 यूनिट। तो रियल इनकम इज अफेक्टेड बाय चेंज इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, जब कमोडिटी के प्राइसेस में चेंज आता है तो उससे मेरी परचेजिंग पावर में चेंज आता है। मेरी परचेजिंग पावर या तो बढ़ती है या तो
कम हो जाती है तो उसे आप क्या बोलते हैं, रियल इनकम। तो यहाँ पे इनकम इफेक्ट हमें कौन सा पढ़ना है, रियल इनकम में चेंज आना। आप समझ में आया? अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा तो मेरी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो मैं क्वांटिटी ले रहा हूं वो क्या हो जाएगी, कम, राइट। और वहीं अगर प्राइसेस कम हो जाएंगे तो मेरी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और मैं क्वांटिटी क्या ले पाऊंगा, ज्यादा, गिविंग द कंडीशन कि मेरी जो नॉमिनल इनकम है वो क्या है, बिल्कुल सेम। तो यही होता है, प्राइस बढ़ते हैं तो परचेजिंग पावर कम हो जाती है, इससे कंज्यूमर कम खरीद पाता है। प्राइस कम होते हैं तो परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, तो इससे कंज्यूमर ज्यादा खरीद पाता है। तो ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट इनकम इफेक्ट। ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट डेप्थ में क्लियर होना ज्यादा जरूरी होता है, रेदर देन कि जो लिखा है हमें वही उसको उसी वे में समझना है। नेक्स्ट हमारे पास होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि मैं दो कमोडिटी बाय कर रहा हूं, एक्स एंड वाई, है ना, दो कमोडिटी एक्स एंड वाई, मैं बाय करता हूं एक्स, ठीक है, मेरा जनरली आदत है कि एक्स में बाय कर रहा हूं। अगर मेरे कमोडिटी के प्राइस के, देखो यहां पे हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात कर रहे हैं, अब मेरे कमोडिटी का प्राइस तो क्या है, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि जब एक पॉइंट पढ़ोगे तो बाकी सारे क्या करने पड़ते हैं, कांस्टेंट। तो एक्स का प्राइस कांस्टेंट है, बट अगर पी वाई राइज करेगा तो जो लोग y कंज्यूम कर रहे थे वो कहां शिफ्ट हो जाएंगे, वो x पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर पी वाई राइज करेगा तो लोग x पे शिफ्ट होंगे, जिससे कि x की डिमांड सेम प्राइस पे क्या करेगी, बढ़ जाएगी, राइट। जबकि अगर पी वाई फॉल करेगा तो उस केस में स्टूडेंट्स क्या होगा कि उसका डिमांड क्या चलेगा, प्राइस कम हो गया है y का, तो डिमांड क्या करेगा, राइज कर जाएगा। तो मतलब होता, सॉरी, डिमांड क्या करेगा, फॉल कर जाएगा, क्योंकि लोग y पे शिफ्ट होना शुरू कर देंगे। तो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि अगर मेरे गुड के प्राइसेस में चेंज आ रहा है या सब्स्टिट्यूट में चेंज आ रहा है तो होता क्या है इसकी वजह से कि गुड की डिमांड चेंज हो जाती है, क्योंकि लोगों को जो चीज सस्ती दिखाई देगी लोग उस पर मूव करेंगे। तो अगर मेरे गुड के प्राइस बढ़ रहे हैं, अगर मैं y को छोड़ के px की बात करूं, px के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो लोग कहेंगे ये गुड क्यों लेना है, इससे अच्छा तो इस पे शिफ्ट हो जाओ, है ना। या फिर अगर px के प्राइस कम हो रहे हैं तो अगेन सेम कंडीशन आएगी कि लोग जो ये ले रहे थे वो यहां पे शिफ्ट करेंगे, तो इसकी वजह से भी आपके डिमांड में चेंज आता है। तो पहला रीजन हमने पढ़ा डीएमयू, दूसरा रीजन हमने पढ़ा इनकम इफेक्ट, तीसरा रीजन हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसके बाद एक नेक्स्ट रीजन होता है एडिशनल कंज्यूमर्स। अब एडिशनल कंज्यूमर स्टूडेंट क्या होता है, इसको भी ध्यान से समझ लेते हैं। एडिशनल कंज्यूमर्स का सिंपली मतलब होता है कि अगर कोई एक गुड सस्ता होगा तो मार्केट में जो उसे ले रहा था वो तो लेता ही रहेगा, उसके पास तो ऑलरेडी था। लेकिन जो लोग प्लानिंग में थे कि यार इस चीज पे डिस्काउंट आ जाए या ये चीज सस्ती हो जाए तो मैं भी बाय कर लूं, तो वो भी बाय करेंगे। तो जैसे ही कोई कमोडिटी सस्ती होती है तो इट अट्रैक्ट्स मेनी मोर कंज्यूमर्स जो अर्लियर उस कंडीशन में नहीं होते कि वो उसे बाय कर पाए, तो वो भी बाय करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट डिमांड उसका बढ़ जाता है। लेकिन उसी जगह पे अगर वही कमोडिटी क्या करे, वही कमोडिटी महंगी हो जाए, तो जो एग्जिस्टिंग भी कस्टमर्स होते हैं उनमें से भी कुछ कस्टमर्स अपना पोटेंशियल लूज कर देते हैं और डिमांड शिफ्ट हो जाती है। तो ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, एडिशनल कंज्यूमर्स, स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स। ठीक है, अब ये स्पेशल काइंड में क्यों आते हैं, क्योंकि गिवन गुड्स के केस में ये देखा जाता है कि अगर गिवन गुड का प्राइस बढ़ेगा तो इनकी डिमांड बढ़ेगी। लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है गिवन गुड्स, अगर इनका प्राइस कम होगा तो इनकी डिमांड कम हो जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। जबकि गिवन गुड्स के केस में आपने एंटायरली अलग चीज देखी, इसीलिए गिवन गुड्स को स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर कहते हैं। अब ऐसा होता क्यों है ये समझो। लेट्स सपोज कि किसी इंसान के पास 10,000 रुपए की इनकम आती है, बहुत कंट्रोल्ड कंडीशन में समझा रहा हूं, उसको उस हिसाब से समझना, बहुत सारे एजम्पशन के साथ। और वो क्या करता है, वो मार्केट में उसको 10,000 रुपए की इनकम आती है और उसको लेस से अपना पेट भरने के लिए दिन की 600 कैलोरी चाहिए। अब उसे 600 कैसे भी करके चाहिए, तभी वो खा पाएगा, बचा पाएगा, तभी तो आगे काम करेगा। अब 10,000 रुपए की इनकम में वो करता क्या है, मान लेते हैं कि 8,000 रुपए में 8,000 रुपए वो लगाता है अपनी
500 कैलोरी लेने के लिए किस चीज पे, मान लेता हूं कि आलू पे, ठीक है, पोटैटो वो कंज्यूम करता है और पोटैटो को लेके अपना बढ़िया खाना खा लेता है वो, बाकी 2000 रुपए में वो अपनी 100 कैलोरी लेता है और 2000 रुपए में वो मान लो पनीर लेके आता है। तो आलू और पनीर, पनीर थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी की चीज हो गई और आलू ठीक ठीक है ना। अब वो 600 कैलोरी अपने लेके आ रहा है, हुआ क्या, आलू के प्राइसेस बढ़ गए। मैं यहां पे आलू को एक इंफीरियर गुड कंसिडर करके चल रहा हूं समझाने के लिए। आलू के प्राइसेस बढ़ गए, अब जो आलू है ना स्टूडेंट्स, वो उसको पड़ रहा है मान लेना 9000 रुपए में, ठीक है। अब आलू कितने का पड़ रहा है उसको, 9000 रुपए में। तो अब उसको बचता कितना रुपए है आलू पे स्पेंड करने के बाद, सिर्फ 1000 रुपए। और 1000 रुपए में अगर वो पनीर पे स्पेंड भी कर दे तो वो सिर्फ और सिर्फ इतनी क्वांटिटी पनीर की ले पा रहा है जिससे कि उसको मान लो केवल 50 कैलोरी मिल रही है ना। तो भाई 9000 रुपए खर्च किए उसने आलू पे, जिससे उसको 800 कैलोरी तो मिल गई, सॉरी 800 नहीं, कितनी मिल गई, 500 कैलोरी तो मिल गई, लेकिन उसे कंजम्पशन कितने की करनी है, 600 कैलोरी की। तो बची तो अभी भी 100 कैलोरी, और अगर वो 1000 रुपए को पनीर पे स्पेंड कर दे तो वो कितना ले पाता है, सिर्फ 50 कैलोरी। कैलोरी कंजम्पशन तो पूरी नहीं हो रही, तो वो मजबूरी में क्या करेगा, 1000 रुपए भी किस पे खर्च कर देगा, पोटैटो पे ही खर्च कर देगा, ताकि उसे क्या मिल पाए, पूरी 100 जो कैलोरीज है एक्स्ट्रा रिमेनिंग है वो उसे मिल पाए। तो गिवन गुड्स के केस में ये होता है कि जब इन गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं तो कंज्यूमर के पास बिल्कुल भी इनकम नहीं बचती कि वो थोड़े भी ठीक क्वालिटी के गुड ले पाए। तो बचा कुचा इनकम भी उसे गिवन गुड्स पे मजबूरी में खर्च करना पड़ता है। वाइल, और होता क्या है, जब इनके प्राइसेस स्टूडेंट्स कम हो जाते हैं तो गिवन गुड्स के केस में क्या होता है कि उसके पास थोड़ी इनकम बच जाती है टू स्पेंड ऑन अदर गुड्स, तो वो ये कर पाता है। तो ये आपके पास गिवन गुड्स हो गया। होपफुली स्टूडेंट्स यहां तक के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट किसी तरह का इन टॉपिक्स में अब नहीं होगा, बट स्टिल आप सारी चीजों को पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो टॉपिक्स हैं वो, एंड देन पूरा यूनिट 2 जो है उसके क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। ओके, आई जस्ट होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर समझ में ये लेक्चर्स आ रहे हैं तो प्लीज अपने जो भी साथ में फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको शेयर करो, जितना ज्यादा आप कर सकते हो। वीडियोस को लगातार लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, राइट। और एक्सपेंशन पाथ एकेडमी के चैनल पे आपको सारे जो भी एंट्रेंसेस है 12th के बाद उसके सारे कोर्सेज की वीडियोस मिल जाएंगी। आप हमारे कोर्सेज को बाय भी कर सकते हो और लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, राइट। थैंक यू।